बच्चा होता है ना, मात्र जो पैदा होता है, रक्त मांस का पिंड, उसको चाहे तो शिवाजी जैसा योद्धा बना सकते हैं, विवेकानंद बोस जैसा वैचारिक योद्धा बना सकते हैं, जो दिमाग से युद्ध करते हैं, राइट? इतने प्यारे हैं, सॉरी आप कहेंगे अपने कोई प्यारा बार बार करें। आज के युग की माएं भी ऐसी हो रखी है, रील बना बना के आफत कर रखा है। रील देखते रहेंगे तो बच्चा आवारा घूम रहा है, बच्चा क्या देख रहा है, आप कुछ देख रही है, बच्चा भी कुछ देख रहा है, बच्चा सड़क पे घूम रहा है, पार्टी कर रहा है, नशा कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। हर हर महादेव। सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राठौर सर को बहुत बहुत थैंक यू, हमको ये आज ये अवसर देने का कि हम अपने मन की बात आपसे शेयर कर पाए। मैं कोई स्पीच देने वाले अभी हम लोग इतने बड़े नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ, जैसा सर ने कहा, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज़्यादा हम लोग काम कर रहे हैं। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रांतीय दायित्व भी है मेरे पास, युवाओं के बीच में, महिलाओं के बीच में और ग्रामीण क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिनके बारे में अभी सर लोग कह रहे हैं जिनको अधिकार नहीं मिले हैं, वन क्षेत्रों में काम करने वाली वो महिलाएं जिनके पास मतलब जिनके घरों में ऐसे बिच्छू और सांप निकलते हैं, ऐसे हम लोग बिल्कुल इंटीरियर ग्रामीण वनवासी क्षेत्रों में भी काम, मतलब मैं खुद भी जा चुकी हूँ, कक्षाएं लेते हैं, जहाँ पे जैसे अभी आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आप कॉलेज में बैठे हैं, एक अच्छी बिल्डिंग में बैठे हैं, एक एकल विद्यालय चलता है। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अभियान था कि जहाँ स्कूल में बच्चे नहीं आ पा रहे तो हम स्कूल को बच्चों तक ले जाएंगे। बिल्कुल वन क्षेत्रों में जहाँ पीने को पानी नहीं है, खाने को अन्न नहीं उग पा रहा है, उन जगहों पे विद्यालय चल रहे हैं। तो उन बच्चों के बारे में सोचिए, तो आप लोग तो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। और अधिकारों की बात तो है, बहुत ज़्यादा होती है कि हमको अभी अधिकार नहीं मिल पाए हैं, बहुत सारे सुधारों की ज़रूरत है। यहाँ सिर्फ हम अपने बारे में बात करेंगे। जो गवर्नमेंट का काम है, जो पॉलिसी मेकर्स का काम है, दे आर डूइंग देयर बेस्ट। सर लोग हैं, सबसे मिलके हम लोगों के विचार ही सोशल मीडिया और माध्यमों से पहुंचते हैं, जिनके आधारों पे कानून और नीतियां बनती हैं। पर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वेयर वी आर, व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं। आज हम सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की शुरुआत सर ने कर ही दी कि भारत एक ऐसा देश है जो लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, रानी चेन्नम्मा जैसे रानियों का देश रहा है, योद्धाओं का देश रहा है, अपाला, गार्गी, मैत्रेयी जैसी विदुषी महिलाएं जो ऋषि मुनियों से शास्त्रार्थ करती थीं, उनका देश है। तो क्या हमको वास्तव में सशक्तिकरण की जरूरत थी? हमारा तो डीएनए इतना सशक्त है, बस बीच में वही जो विदेशी आक्रांता थे उनकी वजह से हमको सेफ्टी, सुरक्षा कारणों से पर्दा और घर के भीतर रहना पड़ा। उसको ठीक होते होते आज वो हम वापस से अपने गौरवशाली इतिहास में आ चुके हैं। हमको ये जो शक्तिशाली सशक्तिकरण वर्ड बोला जाता है, हर पर एहसास दिलाया जाता है कि महिलाएं वीक हैं, कमजोर हैं, कहीं नहीं है। हमारा डीएनए जो है बहुत शक्तिशाली है। रानी अहिल्याबाई होलकर की संतानें हैं, वंशज हैं हम लोग। शी वॉज द ओनली लीडर जिसे संपूर्ण भारत पर राज्य किया था। वो पहली महिला सिल्क इंडस्ट्रीज थी, आप लोगों को पता है या नहीं? जो मैसूर सिल्क साड़ी है, हम लोग बड़ी प्राउड से कैरी करते हैं, वो अहिल्याबाई होलकर ने उसकी इंडस्ट्री स्थापित करी थी। इतनी बहुत अच्छी आर्किटेक्ट थी, जितने उनके समय के निर्माण हुए हैं, विश्वनाथ टेम्पल, बहुत सारे मंदिर, धर्मशालाएं उन्होंने बनवाई थी। उस टाइम पे वो रानी। फिर हम कहते हैं हम लोग असक्षम हैं, हमें सशक्तिकरण की जरूरत है, सशक्तिकरण की जरूरत है कहीं ना कहीं। ठीक है, हमारा सशक्तिकरण से आपका तात्पर्य क्या है? मैं जानना चाहती हूँ कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सशक्तिकरण। आप बताएंगे? कोई बताएगा? आप बताइए, मतलब किस वे में हम सशक्तिकरण। चलिए मैं ही बताती हूँ, बिकॉज जल्दी जल्दी बोलना है। सशक्तिकरण ना हम लोगों को जो लगता है, यूथ से मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे यूथ से हमें बात करने को मिला। हम लोगों का कॉलेज में यूथ, मतलब मैं प्रांत युवा प्रमुख भी हूँ, मेरे को कॉलेजेस एंड युवाओं से ही बात करना रहता है। तो युवाओं के मन में ना एक बड़ा कंफ्यूजन नहीं कहेंगे, बिल्कुल एक फिक्स लाइन है। सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर होना मतलब करियर बनना। अभी हमारा टारगेट क्या है? यहाँ बैठे हुए बच्चों का क्या टारगेट है? लॉ करना, नर्सिंग करना, उसके बाद से नौकरी लग जाए, करियर बन जाए, पैसे कमाने लगे, दैट्स इट। इसके अलावा हम कुछ और चाह रहे हैं क्या? कोई भी चिंतित है इस बारे में कि मुझे ये मिल तो जाए, मैं क्या दूं? इस कॉलेज को यहाँ से जाने के बाद क्या दे सकती हूँ? मेरे समाज को, मेरे परिवार को, मेरे राष्ट्र को मैं क्या दे सकती हूँ? कुछ है? किसी के मन में कोई प्लानिंग है कि हम क्या करने वाले हैं अपने देश के लिए?
सबकी चिंता एक ही है, कैसे भी करके नंबर आ जाए। हम दिन रात दो ही काम में लगे हुए हैं, एक नंबर आ जाए, नौकरी लग जाए, एक ही टेंशन है। ये चिंता का विषय है। ऑफ कोर्स जब हम फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं तभी हम समाज और तमाम बातें कर पाते हैं। आप भी कहेंगे मैडम अपनी तो सरकारी नौकरी है तो हमको मैडम ज्ञान दे रही है, लेकिन ये ठीक है, वो प्रायोरिटी है, लेकिन सिर्फ वही सब कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आर्थिक रूप से समर्थ होना, अच्छी सैलरीज प्राप्त करना ही सब कुछ होता, इतनी अच्छी अच्छी जॉब्स में महिलाएं हैं, पुरुष हैं, और जो घरेलू भी महिलाएं हैं, घर से बहुत संपन्न हैं, फिर वो डिप्रेशन में, तनाव में क्यों रहती? इतना टेंशन का लेवल बढ़ गया है। पहले की अवस्था में कंपैरिजन में आज हमारे पास सुविधाएं ज़्यादा हैं। ना हमें चूल्हा जलाना है, ना हमें हाथ से कपड़े धोने हैं, ना हमें मसाले पीसने, हर चीज़ से बचा हमारा समय। वो समय हम करियर में लगा रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल हमें कहना ही नहीं चाहिए कि आज हमारे पास समय नहीं है। समय सबके पास बहुत है। कहीं ना कहीं हम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं, हम लोग लापरवाह हो गए। हेल्थ को देखें, मैं क्योंकि एक हेल्थ ऑफिसर हूँ, तो जो हेल्थ इश्यूज हमको 40 साल 45 साल की उम्र में आते थे, आज 18 साल की एज में गर्ल्स को आने लगे हैं। क्या कारण है? अवेयरनेस जबकि बढ़ी है, अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है, गूगल खोलते ही सारा न्यूट्रिशन आ जा रहा है, आधा मेडिकल साइंस आ जा रहा है, सबको पता है हेयर फॉल है तो क्या खाना है, पेट दर्द है तो क्या खाना है, प्रोटीन कैसे मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट कैसे मिलेगा, बट स्टिल एवरीबडी इज अनहेल्दी। अगर मैं यहीं पे पूछूं तो आधे बच्चों को पेट दर्द का प्रॉब्लम होगा, किसी को हेडेक होता होगा, किसी को हेयर फॉल होता होगा। 20-20 साल 18 साल में हेयर फॉल ऐसे हो रहा है जो हमारे 60 साल की पहले की लेडीज होती थी, उनके अच्छे बाल होते थे। कारण क्या है? इग्नोरेंस और आलस। हम सभी के सभी बहुत ज्यादा आलसी और लापरवाह हैं अपने भी प्रति, फिर बाकी तो आप परिवार की और समाज और राष्ट्र की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो सशक्तिकरण जो है सिर्फ मैं तक सीमित नहीं है, सिर्फ आय तक सीमित नहीं है। बिकॉज अगर सशक्तिकरण आय तक सीमित होता तो हर जॉब करने वाला इंसान हैप्पी होता, आगे वो मैरिड लाइफ में उनकी अच्छी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ होती और तलाक नहीं होते, डिप्रेशन, तनाव ये सब नहीं होता। उसके बाद हमारे पास समय नहीं है। एक रूम में एक छत के नीचे 4 लोग बैठे हुए, चारों की एक अलग दुनिया होती है। बॉयज की क्रिकेट चल रहा होगा या कोई सोशल मीडिया चल रहा होगा, गर्ल्स की अलग ही रील चलती रहती है, माँ का अलग ही चलता है, वो रेसिपी ही देखते रहते हैं या फिर दिन भर स्लिमिंग वो देखते रहेंगे, करना कुछ नहीं है, बस मोटिवेशनल रील्स देखना, हेल्थ की रील्स देखना, फॉलो कुछ नहीं करना। 4 लोग बैठे हुए क्या आपस में बात करते हैं? आप लोग मुझे बताइए कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने बच्चे यहाँ हैं जो हर दिन अपने माता पिता के साथ आधा घंटा भी बैठते हैं बिना फोन के? हाथ खड़े करिए। कितने दुख की बात है। चलिए रोज की बात छोड़िए, हफ्ते में 2 दिन सिर्फ 2 घंटा, टोटल वीक के 2 हफ्तों में 2 घंटा अपने पेरेंट्स के साथ फोन रख के एकदम धैर्य से, प्यार से कौन कौन बात करता है? क्या बाकी के बच्चों के माता पिता इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए? क्या हमारा अपने माता पिता के प्रति कोई दायित्व नहीं है? शांत हो जाइए। क्या ये सेटिस्फैक्टरी आंसर था जो 10 हाथ खड़े हुए? आपके माता पिता सिर्फ आपकी जरूरतें पूरी करने के लिए, फीस सबमिट करने के लिए, यूनिफॉर्म सिलाने के लिए, गैजेट्स दिलाने के लिए, मोबाइल दिलाने के लिए हैं। उसके अलावा माँ आपको आवाज देती है, आप लोग स्कूल से आते हैं, कॉलेज से आते हैं, ऐसा लगता है बहुत बड़ा एहसान करके आ रहे हैं, और खाना लेते हैं, सीधा टीवी के आगे बैठ जाते हैं या एक हाथ से मोबाइल स्क्रॉल करते हैं और खाना खाते हैं। ऐसा करते हैं ना? 90% लोग मोबाइल देखते हुए खाना खाते हैं। यस और नो? इसका इमोशनल असर तो होता ही है, जो हमारी ग्रोथ के लिए, सशक्तिकरण में ना सिर्फ आर्थिक नहीं आता, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट सब कुछ आता है। और हम सभी के सभी इमोशनली इतने वीक हैं। फिजिकल पे चलिए हम सब काम कर रहे हैं, अच्छे से खाना पीना, हम सोचते हैं सेल्फ ग्रूमिंग के बारे में सोचते हैं, मेंटली भी हम सोचते हैं कि मेंटली स्ट्रांग रहना है, बट एक होती है इमोशनल स्ट्रेंथ जिस पे कोई बात ही नहीं करता। और अभी पता है भारत जो है ना, भारत क्या पूरा विश्व सबसे ज्यादा जो जूझ रहा है इमोशनल वीकनेस से जूझ रहा है। हर व्यक्ति इमोशनली इतना कमजोर है, इतना कमजोर है, इतना अकेला, एक असुरक्षा की भावना। जितनी गर्ल्स बैठी हैं, पता है करियर बन जाएगा, हम लॉयर बन जाएंगे, हमारी जॉब लग जाएगी, पर फैमिली लाइफ की किसी की गारंटी नहीं। हर लड़की डरी हुई है
कि शादी पता नहीं कैसे होगी। आधे लोगों का होता है यूथ्स का, हम तो शादी ही नहीं करेंगे। माई लाइफ माई चॉइस वाला आजकल चल रहा है, जो कल्चर चल रहा है, ये क्या सही है? आपको लगता है कि हमारी जॉब लग जाएगी? आजकल लड़कों में बड़ा खौफ है कि भाई लड़कियां आत्मनिर्भर हो रही हैं, अब तो हमें ये बिल्कुल पूछेंगी नहीं, और मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल रूल करना टाइप। ऐसा नहीं है, कितनी भी आत्मनिर्भर हो जाएंगी, लेकिन जब सृष्टि शिव और शक्ति से मिलकर सृष्टि का निर्माण हुआ है, इस दुनिया को दोनों की जरूरत है, तो आप कैसे अकेले जी लेंगी? जब तक आप में ऊर्जा है, युवावस्था है, एंथो है, आप जी लेंगे। लेकिन जो परिवार है वो हर किसी की जरूरत है। परिवार हमें देखता है भावनात्मक शक्ति। जब हम अपने परिवार के साथ बैठते हैं, अपनी इमोशनल शेयरिंग्स करते हैं, सामाजिक मुद्दों पे बात करते हैं, समाज में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उन पे डिस्कस करते हैं, तो उससे हमारे अंदर एक अलग मजबूती आती है। वही होता है सशक्तिकरण। अपनी स्किल्स को डेवलप करना, नॉलेज गेन करना, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल भी जरूरत है। उसको कहते हैं सशक्तिकरण। मतलब सिर्फ और सिर्फ अर्निंग करना नहीं है। अगर आप अर्निंग पे फोकस सिर्फ करेंगे, आप खुश नहीं रहेंगे। लिख के रख लीजिए, क्योंकि मैं तो खुद इतने युवाओं के बीच में काम करती हूँ, इतनी छोटी छोटी बच्चियां, डिप्रेशन, मुझे बड़ा दुख होता है। 7th क्लास की बच्ची का ब्रेकअप हुआ है, हम उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं। 7th क्लास का बच्चा ब्रेकअप, एवरीबडी। अभी पता है क्या, ये जो रील कल्चर, सॉरी आप सब युवा हैं और मुझे लगता है हम बात कर सकते हैं, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर चला है। लड़कियां, आधी लोग, बच्चे उसी में डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमारा कोई फ्रेंड नहीं है, हम अकेले हैं, है ना। ये उनका पर्सनैलिटी पे उनको डाउट होने लगता है। क्यों भाई? आप माता पिता से, हम लोग भी तो पढ़े, आपसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। हमारे टाइम पे तो झाड़ू पोछे वाली भी नहीं होती थी, मैं घर में झाड़ू भी लगाती थी और पढ़ाई भी करती थी, हम तो नहीं आए डिप्रेशन में। ठीक है, इस एज से सब गुजरते हैं। एक होता है कि हमारे फ्रेंड्स हो, बट एक हेल्दी फ्रेंडशिप होती है। लेकिन वही सब कुछ हो जाना, उसके लिए पेरेंट्स को, परिवार को इग्नोर करेंगे, आप एक समय के बाद अकेले रह जाएंगे। ये जो समय होता है ना, अभी आपको सब अच्छा लगेगा, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद जब बार बार इमोशनल ब्रेकअप्स होते हैं, जर्क्स लगते हैं हमारे ब्रेन पे, हार्ट पे, तो एक जैसे हाथ बार बार टूटेगा तो वो हाथ कमजोर हो जाएगा। अगर 4 बार फ्रैक्चर हो गया तो हाथ कमजोर होगा ना। उसी तरह से हृदय जो है हमारा और ब्रेन है, उस पे जब चोट लगती है, छोटे बड़े जब इमोशनल ब्रेक्स होते हैं, जर्क्स लगते हैं ना, हृदय या तो एकदम कमजोर हो जाता है या सुन्न हो जाता है। और जब इतने सारे झटके और ये सब झेल के हमारा जो एक्चुअल फैमिली वाला टाइम आता है, हम इतने रूखे सूखे हो चुके होते हैं या इतने कठोर किस्म के हो चुके होते हैं कि फिर हम अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से क्या चला पाएंगे। इतना टूटा फूटा डिप्रेस्ड इंसान जो ऑलरेडी इतने झटके, वो एक माइंडसेट बना चुका होता है, डेफिनेटली फिर वो फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, अपनी आगे बच्चे, परिवार, किसी के साथ भी बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा। यही कारण है आज जो तलाक, डिप्रेशन, तनाव, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो चल रहे हैं, इसका वन एंड ओनली कारण यही सब है। क्यों? बार बार हम पहले ही इतना ज्यादा इमोशनल और साइकोलॉजिकल तो जो असर है, फिजिकली बच्चे डैमेज कर लेते हैं। 17-16 ईयर की गर्ल्स आती हैं अबॉर्शन के लिए। आप बताइए, अभी लिव इन का इतना ट्रेंड चल रहा है, इतनी कॉमन चीजें करती है, जैसे पहले बहुत जनरलाइज कर दिए। जैसे ड्रेसेस थी, पहले थोड़ी भी रिवीलिंग ड्रेस होती थी, हम लोग छोटे तो टीवी पे आता था ना, तो हम इधर उधर मुंह कर लेते थे, हमको शर्म आती थी। अब वो इतना कैजुअल हो गया, वैसा पहने भी लोग रोड पे दिखते, तो अब हमें बुरा लगना बंद हो गया है। इसी तरह हर क्राइम, एक्सीडेंट्स, पहले कितनी बड़ी बात थी कि हाँ एक्सीडेंट हो गया, अब रोज होते हैं, हम न्यूज पढ़ते हैं, स्क्रॉल करके आगे निकल जाते। सेम वही ये सब जो कल्चरल डैमेज हो रहा है ना हमारा, जो भारत की संस्कृति का तहस नहस हो रहा है, उसका वन एंड ओनली कारण जो डिजिटल व्यसन। बॉयज को हम बोलते हैं, सभी को, बॉयज एंड गर्ल्स क्या, कि नशा है उनका वन। आजकल एक ही ध्येय सबका युवाओं का चल रहा है, नंबर लाना, करियर बनाना, उसके बाद एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, यही तो कर रहे हैं। गर्ल्स का एक और काम है, थोड़ा सा ग्रूमिंग पे हम पूरे टाइम, स्किन, हेयर एंड स्लिमिंग वो चलता रहता है। इसके अलावा कुछ भी हम नहीं कर रहे हैं। तो ये जो फैक्ट है ना कि आप अपना सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीजों पे जब ध्यान देंगे, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगा। आपका इमोशनली और फिजिकली और मेंटली हर चीज पे असर होता है।
इन बातों का। जो स्त्री है, हमारा काम सिर्फ, हम लोग कहते हैं हम ही क्यों समाज की और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे, ये हमारा सोशल दायित्व है, हमें नेचर ने सौंपा है। हम लोग इस सशक्तिकरण क्या हुआ, किसी चीज को एम्पावर करना, मतलब उस चीज को और पावरफुल बनाना। एक टीचर है, प्रोफेसर है आप लोग, आप ज्यादा एम्पावर्ड कब माने जाएंगे, जब आप अपने सब्जेक्ट में परफेक्ट होंगे, सारी चीजें आपको आती होंगी, एडिशनल नॉलेज भी होगी, सोशल, लीगल एंड पॉलिटिकल, राइट। इसी तरह से अगर एक महिला को सशक्त होना है, हमको लगता है हम बस अब पुरुष जैसे बन जाए, हम उनकी होड़ करेंगे, बराबरी करेंगे, वो रात तक बाहर जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे। बराबरी करना इज नॉट सशक्तिकरण, पुरुष जैसा बनना सशक्तिकरण नहीं है। सशक्तिकरण है महिला में महिला के ही गुण और बढ़ाना। हम इतने ब्यूटीफुल, इतने सौम्य, इतने शालीन, हमको भगवान ने ऐसा बनाया है, हम लोग शक्ति स्वरूप हैं, सौम्यता, स्नेह, धैर्य की प्रतिमूर्ति हैं। उनको ओवर शैडो करके क्यों कठोर बनना पुरुषों जैसा, है ना। कोई गुलाब का पौधा है, उसको क्यों पीपल जैसा बनना है भाई, अपनी गुलाब की चीज ब्यूटी को होल्ड करो ना, ईश्वर के चरणों में चढ़ता है वो। तो अपने स्त्री तत्व जो होता है, नारीत्व है, उस पर प्राउड करे। वुमेन शुड बी मोर वुमेन इज एक्चुअल एम्पावरमेंट। अपने नारीत्व के गुण को, अपनी सहनशीलता, सौम्यता, कोई भी ना, किसी को भी आप देखिए, बहुत ही ऐसी तेज तरार अजीब सी महिला हो और एक सौम्य शालीन सी हो, आपको कौन ज्यादा अपील करेगा। हमको थोड़ी देर कोई अट्रैक्ट कर सकता है, पर अल्टीमेटली जो हमारा मन शांत होता है, एक सभ्य शालीन, बहुत ही संस्कारी महिला। तो महिलाओं का ये बिल्कुल मत कहिए कि हमको संस्कारित या अच्छे से रहने को बोला जा रहा है तो हमको कंट्रोल किया जा रहा है। हमारा एक्चुअल सशक्तिकरण वही है। हमारा ही काम है रीति रिवाज, परंपराओं को नेक्स्ट जेनरेशन तक पहुंचाने का। अगर हम आज सिर्फ करियर में लगे रहेंगे, आज हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमको त्योहारों, रीति रिवाजों, इसके बारे में बताते हैं, हम लोग उसको जान रहे, कर रहे हैं। कमिंग नेक्स्ट जेनरेशन जो होगी, क्या वो लोग इतने प्यार से वट सावित्री या छठ पूजा या और हमारे रिचुअल्स हैं उनको करेंगे? फिर तो ये खत्म हो जाएंगे। फिर भारत की भारतीयता क्या रहेगी? हम अलग औरों से क्यों हैं? अपने रीति रिवाज, अपनी ड्रेस, अपनी भाषा बोली की वजह से। भाषा देखिए, कोई अपनी ओरिजिनल भाषा में अब बात ही नहीं करता है, सब हिंदी, और हिंदी तो छोड़ो इंग्लिश में बात करते, इतना प्राउड फील करते, चाहे टूटा फूटा इंग्लिश बोलेंगे पर बोलेंगे इंग्लिश में। वाई? दो बंगालीज आपस में मिलते हैं, वो फिर भी थोड़ा कैरी कर रहे हैं, बंगाली में बात करेंगे, पहाड़ के लोग भी कर रहे हैं, पर पूर्वांचल, पंजाब, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी भाषा में बात नहीं करते। धीरे धीरे करके ये सारी भाषाएं देश से खत्म हो जाएंगी, तो भारत से भारतीयता खत्म होगी अपने। और ये कब आएगा? जब आप फैमिली के साथ बैठेंगे। तो एक तो यहाँ से जब जाएंगे तो प्लीज अपने आप से प्रॉमिस करके जाएंगे कि हमें अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स के साथ बैठना है। रात का खाना खाते समय साथ बैठिए, फोन्स को अपना एक फोन पार्किंग जोन बनाइए, सारे फोन पार्क करिए, प्लीज करके देखिए। आप ही लोगों का फायदा है, माता पिता को तो जो है सो है। आप लोग आने वाले समय में ना अपने इमोशनल ब्रेकअप से और तरह तरह की जो दिक्कतें आएंगी ना, आती ही हैं, उससे बच जाएंगे जब आप अपने परिवार के साथ बैठेंगे। एक्चुअल सशक्तिकरण यही होता है। एक महिला है ना, हमारा, हम इतने प्यारे हैं, सॉरी आप कहेंगे अपने को ही प्यारा बार बार करें, पता हम चाहे तो एक 9-10 इंच का बच्चा होता है ना, मात्र जो पैदा होता है, रक्त मांस का पिंड, उसको चाहे तो शिवाजी जैसा योद्धा बना सकते हैं, विवेकानंद बोस जैसा वैचारिक योद्धा बना सकते हैं, जो दिमाग से युद्ध करते हैं, राइट। और चाहे मोबाइल देखते रहेंगे, आज के युग की माएं भी ऐसी हो रखी हैं, रील बना बना के आफत कर रखा है। रील देखते रहेंगे तो बच्चा आवारा घूम रहा है। बच्चा क्या देख रहा है? आप कुछ देख रही हैं, बच्चा भी कुछ देख रहा है। बच्चा सड़क पे घूम रहा है, पार्टी कर रहा है, नशा कर रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। तो हमारे अंदर वो पोटेंशियल है कि हम चाहे तो शिवाजी बना लें, और चाहे तो सड़क पे भटकता हुआ आवारा बच्चा, या फिर रील बनाती हुई आवारा बिटिया। रील कल्चर, वो देश, हम भारत, हम उस देश के बच्चे हैं जहां पद्मिनी ने जौहर कर लिया कि उसके शरीर को कोई देख ना सके, छू ना सके, छूना तो दूर की बात है, वो देख ना ले। दुर्गावती ने कटार युद्ध जीतते जीतते कटार से गला काट लिया कि मेरी डेड बॉडी को भी हाथ ना लगा सके कोई। उस देश में हम लोग रील बना के सब कुछ प्रस्तुत किए पड़े हैं। पूरे विश्व में जितनी गंदगी भारतीय महिलाओं ने फैलाई, आई एम सॉरी टू से, उतनी गंदगी कोई नहीं करा। एवरीबडी नो, एवरीबडी नो। दो लाइनें कहूंगी, दो पंक्तियां कहूंगी, सुनो कि कैसे जली पद्मिनी शील बचाने की खातिर
सुनो कि कैसे जली पद्मिनी शील बचाने की खातिर तुमने सारी शर्म बेच दी रील बनाने की खातिर। हम लोग जो शेयरिंग कर रहे हैं और गंदगी सीखने के लिए ना किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं जाना पड़ता। चोरी करने, गाली देने, बदतमीजी के लिए, रेप के लिए, मर्डर के लिए कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो अपने आप आ जाता है। जब हम वो चीजें देखते हैं, हम जैसे माहौल में रखते हैं, हम जो डर्टी जोक शेयर करते हैं ना, वो कब हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाते हैं हमें पता ही नहीं लगेगा। अच्छी चीजों के लिए फोर्सफुली खुद को रोकना पड़ता है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप करके देखिए, आपकी पर्सनैलिटीज ऐसी होंगी ना, आप और लोगों से अलग दिखेंगे। करके तो देखें। मतलब मेरा बड़ा मुझे दुख होता है, कलेक्टर रोड पे जाओ, नैनीताल जाओ, जरा जरा सी लड़कियां ऐसे स्टैंड पे मोबाइल लगा लेंगी, अजीब अजीब सी रील बना रहे हैं। उनके पेरेंट्स को भी पता होता है, क्या मजा आता है इसमें? कौन देखता है उनको अच्छी नजरों से? क्या आप लोग, चलो बॉयज से पूछती हूँ, क्या आपको अच्छे लगते हैं ऐसे लोग? फिर क्यों, किसके लिए चल रहा है ये सब? मुझे बहुत ज्यादा कष्ट होता है। तो प्लीज हम लोग, तो मैं जानती हूँ आप लोग इतनी अच्छी जगह पे पढ़ रहे हैं, आप लोग ऐसे नहीं हैं, पर आपके आसपास जो लोग ऐसे हैं उनसे बात करिए। कम्युनिकेशन इज जरूरी। हम कहते हैं ना जेनरेशन गैप है माता पिता के बीच में, भाई ये तो जेनरेशन गैप है। कोई जेनरेशन गैप नहीं, ये कम्युनिकेशन गैप है। हम बात ही नहीं करते एक दूसरे से, तो समस्या चल रही है बगल वाले घर में आग लगे, हमें क्या करना? नहीं, बगल में गंदगी होगी, उसका असर आप पे भी होगा, आपके बच्चे पे भी होगा। प्लीज मेहनत करिए, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति दायित्व बन रही है। अपनी नौकरी, अपनी फैमिली के अलावा समाज में अच्छाई लाना, सुधारना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।